वर्तमान में आप सह सरकार्यवाह के नाते से देश भर में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं, आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। इस हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के निमित्त इस कार्यक्रम में उपस्थित संघ के प्रमुख अधिकारी एवं आत्मीय कार्यकर्ता बंधुगण, संघ में हम लोग 6 उत्सव मनाते हैं। संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की एक विशेष दृष्टि थी। हम देखेंगे तो अधिकतर उत्सव ये समाज में अन्यथा प्रचलित उत्सव ही थे, कोई नया उन्होंने शुरू नहीं किया। गुरु पूर्णिमा तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत प्राचीन काल से परंपरा से चल रही है, व्यास पूर्णिमा के नाम से वह जानी जाती है, परंतु उसको सामाजिक एक आशय, सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशन देकर इस समाज का संरक्षण, धर्म समाज संस्कृति का रक्षण करने की जिम्मेदारी मेरी है। उसके रक्षा का बंधन मैं स्वीकार करता हूं और उसके लिए आवश्यक जो देना है, समय देना है, धन देना है, त्याग करना है, बलिदान, वह मैं करूंगा। ऐसा एक आजीवन इस व्रत का पालन करने का संकल्प निर्माण करना, यह संस्कार देने के लिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव आया। रक्षाबंधन का उत्सव समाज में प्रचलित है ही, लेकिन वह भाई बहन के पवित्र रिश्ते का उत्सव मनाने की कल्पना बहुत ऊंची कल्पना है। दुनिया में अन्यत्र कहीं भी यह दिखती नहीं है, लेकिन उसको परिवार के बाहर लेकर सारे समाज का संरक्षण करने की मेरी जिम्मेदारी, उस बंधन में मैं बंधा जाता हूं। और समाज में जो दुर्बल है, जो पिछड़े हैं, अनपढ़ है, उन सबको मुझे साथ लेके आगे बढ़ना है। यह भाव जगाने के लिए रक्षाबंधन का उत्सव है। फिर विजयादशमी उत्सव हो या मकर संक्रांति का उत्सव हो या नववर्ष, हिंदू नववर्ष का दिवस हो, ये सभी भारत में अनेक भागों में तरह तरह से मनाए जाने वाले उत्सवों को उन्होंने संघ में समाविष्ट करते हुए उसको एक राष्ट्रीय सामाजिक आशय दिया। ये उनकी विशेषता थी। परंतु एकमात्र उत्सव अपना हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव जो आज है, वो समाज में कहीं भी प्रचलित नहीं था। लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में शिव जयंती उत्सव ये उनके जन्म दिवस के निमित्त आरंभ किए थे, लेकिन शिवाजी का महत्व, ये शिवाजी का जन्म मृत्यु से लेकर भी शिवाजी के जीवन में जो आज के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था, उस राज्याभिषेक का महत्व क्या है, इस दृष्टि को ध्यान में रखकर उन्होंने इस उत्सव का समावेश किया है। अब भारत में अनेक राजा हो गए हैं, अनेक राजाओं ने युद्ध जीते हैं, अनेक राजाओं का राज्याभिषेक हुआ है, शिवाजी का ही क्यों, इसको भी समझने की आवश्यकता है। उस समय जिस परिस्थिति में शिवाजी ने, जिस परिस्थिति को से जूझते हुए सर्वत्र नैराश्य, कैसा वातावरण था, तो चारों ओर संकट, अत्याचार ही दिख रहे थे। समाज अपना पौरुष, आत्मविश्वास खो बैठा था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से इसका सूत्रपात हुआ। अनेक बार संघर्ष हुआ, हमारे लोग लड़ते गए, कभी तात्कालिक जीते भी, मार खाते रहे, कटते रहे, पिटते रहे, और धीरे धीरे तो विदेशों की चाकरी करना, यहाँ पर जो मुगल बादशाह थे, वहां पर आदिल शाह थे, कुतुब शाह थे, निजाम थे, उनकी नौकरी करना ही सार्थक है और ज्यादा हम सोच ही नहीं सकते, ऐसा एक वातावरण निर्माण हुआ था। बीजापुर के सरदार शाहजी महाराज जो शिवाजी के पिताजी थे, उनको पुणे की जागीर मिली थी। उन्होंने, उनके मन में भी स्वतंत्रता के विचार आ रहे थे, तो निजाम की सहायता से उन्होंने एक बार प्रयत्न किया भी, परंतु पूरी ताकत से वह प्रयत्न को असफल किया गया और सबको याद रहे इसलिए पूरे शहर को पूर्ण जलाया गया और गधे का हल जोत कर सबके सामने दिखाया कि यह हालत होगी। और उस जले हुए शहर के मध्य में
एक लोहे की सब्बल गाड़ कर उसके ऊपर एक फटी चप्पल टांग के रखी थी, सबको याद रहने के लिए। कोई भी अगर स्वतंत्र होने की बात करेगा उसका हश्र ये होगा। लोग सहम गए थे, डर गए थे, अपने घर के दरवाजे खोलकर वो चप्पल देखकर फिर से अपने दरवाजे, घर के और मन के विचारों के दरवाजे भी बंद कर देते थे। क्या स्थिति थी? इस स्थिति में जब जीजाबाई, यानी उस समय राम गणेश गडकरी नाम के एक नाटककार महाराष्ट्र में थे, उन्होंने शिव संभव नाम का एक नाटक लिखा है। उसमें एक प्रसंग लिखते वो, तो जीजाबाई शिवाजी के समय जब प्रेग्नेंट है, तब प्रेग्नेंट महिलाओं के मन में अनेक तरह तरह की नई कुछ बात करना, खाना, ऐसे कुछ एक इच्छाएं जागरूक होती है। तो उसको मराठी में डोहाड़े कहते हैं। और सहेलियां उसको पूछती है, थोड़ी थोड़ी उसके वो जो इच्छाएं है, इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न करती है। तो जीजाबाई को उसकी सहेलियां पूछती कि तुमको कौन से डोहाड़े, क्या विचार आ रहे हैं, क्या करने की इच्छा हो रही है? तो जीजाबाई कहती है, मेरे मन में विचार तो ऐसे आ रहे हैं कि मैं एक शेर पर सवार हूं और मुझे 2 नहीं 18 हाथ है, प्रत्येक हाथ में शस्त्र है, और मैं राक्षसों का संहार करते हुए धर्म की स्थापना कर रही हूं, और मुझे सिंहासन पर बैठकर मेरा सर्वत्र सम्मान जय जयकार हो रहा है। ये सुनकर बाकी सारी सहेलियां कहती है, ये तुम क्या सोच रहे हो, ये तो भीख मांगने का लक्षण है, पता नहीं क्या होता है ऐसा विचार करने से भी। ऐसा समाज में एक विजिगिषा शून्य दैन्य युक्त समाज की स्थिति में, उस स्थिति में शिवाजी ने एक लंबे संघर्ष के बाद भारतीय इतिहास में पहली बार एक हिंदुओं का अधिकृत विधि सम्मत स्वतंत्र सिंहासन स्थापित होने की घोषणा करना, उस समय के सभी जितने भी शासक थे, पातशाही थी, उन सब के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित होना, उनके उपस्थिति में, यह बहुत महत्व की बात है। उस वातावरण में इस प्रकार घटना होना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और यह केवल शिवाजी के विजय की बात नहीं है। तो काबुल पर आक्रमण हुआ तब से लेकर शिवाजी के राज्याभिषेक तक देश में धर्म, संस्कृति, समाज के संरक्षण के लिए, हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए अनेक प्रकार के प्रयास हुए, वे विफल हुए, कुछ तात्कालिक सफल हुए। ऐसे अनेक प्रयोगों की परिणति यह राज्याभिषेक है, इसको समझने की आवश्यकता है। और समाज विध्वंसक, धर्म विध्वंसक आक्रमकों का प्रतिकार करते हुए, यानी कैसी विषम स्थिति थी, उनके लिए कोई नीति नियम नहीं थे, अत्यंत क्रौर्यपूर्ण उनके आक्रमण होते थे, उसका प्रतिकार भी करना है। और अपना शांति, अहिंसा, सबको अपनाने वाले सर्वसमावेशक तत्व ज्ञान को अबाधित रखते हुए, उसकी रक्षा करते हुए लड़ना भी है, विजय प्राप्त करना है। यह करते हुए 500 वर्षों की समस्या का निदान इस राज्याभिषेक से हुआ है। ऐसा हो सकता है, राष्ट्र हमारा इसका हल ढूंढ सकता है, प्रगति पथ पर जा सकता है, अग्रसर हो सकता है, ऐसा विश्वास इस घटना से सारे भारत में निर्माण हुआ। इसलिए औरंगजेब के दरबार में कवि भूषण थे, अत्यंत स्वाभिमानी कवि थे। शिवाजी का राज्य महाराष्ट्र और दक्षिण में था, उत्तर में बहुत नहीं था। फिर भी शिवाजी की कीर्ति सुनकर औरंगजेब के यहाँ की नौकरी को लात मारकर वे शिवाजी के पास आए। काशी विश्वनाथ के मंदिर का विध्वंस देखकर उद्वेलित हुए। ऐसे वहां के जो परंपरागत ब्राह्मण थे, गागा भट्ट, वे भी शिवाजी की कीर्ति सुनकर शिवाजी को मिलने आए। और वास्तव में गागा भट्ट ने शिवाजी को सुझाव दिया था कि आपका राज्याभिषेक होना चाहिए। शिवाजी तो राज्य पहले से थे ही, वो स्वघोषित थे। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जंगल में सिंह अपने पराक्रम से अपना वनराज का पद स्थापित करता है, उसे कोई राज्याभिषेक वगैरह संस्कार की आवश्यकता नहीं है। वैसा शिवाजी का था ही। परंतु गागा भट्ट ने कहा कि संपूर्ण देश में एक मैसेज जाएगा, सभी शत्रु जो यहाँ पर है, सभी विदेशी शासक है, उनमें मैसेज जाएगा, इसलिए राज्याभिषेक होना चाहिए। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई। आगरा से शिवाजी महाराज जब
औरंगजेब के कैद से सफलतापूर्वक वहां से निकल गए। सब मानते थे कि अब इनको कैद कर लिया है, अब तो समाप्त हो गया। शिवाजी के राज्य की व्यवस्था ऐसी थी, शिवाजी ने अपने आप पर सारी बातें अवलंबित कभी रखी नहीं थी, उनकी सारी व्यवस्था थी। परंतु आगरा से वापस लौटने के बाद ऐसा एक चैतन्य का एक वातावरण सारे देश में निर्माण हुआ। जगह जगह पर लोगों ने में हिम्मत आई और राजस्थान में दुर्गादास राठौड़ ने वहां पर सेना एकत्र करते हुए संघर्ष का वहां पर बिगुल फूंका। बुंदेलखंड में छत्रसाल की हिम्मत बढ़ी। वहां पर असम में चक्रध्वज सिंह राजा था, उन्होंने संकल्प लिया कि ब्रह्मपुत्र की इस तरफ हम इन लोगों को नहीं आने देंगे। कूच बिहार के राजा रुद्र सिंह है। संपूर्ण देश में इस प्रकार का एक विश्वास का, एक आशा का वातावरण निर्माण हुआ। यह संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के लिए विजय का संदेश था। और ये केवल व्यक्तिगत कीर्ति सम्मान के लिए सत्ता प्राप्त करना शिवाजी का उद्देश्य कभी नहीं था। इसको भी समझने की जरूरत है। वे तो पहले से कहते थे कि यह राज्य होना चाहिए, यह तो श्री मतलब भगवान की इच्छा है, ये आई भवानी की इच्छा है, उसकी कृपा से हम कर रहे हैं। अफजल खान को मिलने के लिए जाते समय भी उन्होंने आई भवानी, माता भवानी का आशीर्वाद लिए, उनकी कृपा से सब ठीक होगा, ऐसा विश्वास उन्होंने अपने सभी सरदारों को दिया था। वे जब दक्षिण में श्री शैलम गए थे, वहां मल्लिकार्जुन के दर्शन करते समय उनके मन में अचानक एक ऐसा एक वैराग्य प्रकटा कि वहां अपने सिर कमल से उसका अभिषेक करने की इच्छा हो गई। तलवार निकालकर अपना सिर काट कर वहां रखने वाले थे, इतने में उनके साथ के जो अमात्य वगैरह उनको रोका और एक दैवी वाणी वहां पर प्रकट हुई कि तुमको जो कार्य करना है वह कार्य बहुत महत्व का है। यानी अपने स्वयं के लिए वो ऐसा कर रहे थे, ऐसी बात ठीक नहीं है। उस समय गोवा में पोर्तुगीजों का शासन था। तो गोवा के पोर्तुगीज गवर्नर का एक नौकर शिवाजी के किलेदार थे, रावजी सोमनाथ पद के उनका रिश्तेदार था। एक बार उसने अपने उस गोवा के गवर्नर के नौकर ने शिवाजी के किलेदार को पूछा, ये शिवाजी की पहले जागीर तो पुणे ही इतनी सीमित थी, अब काफी बड़ा विस्तार हो गया है, अब झंझट क्यों कर रहा है, अब लड़ाई क्यों कर रहा है? तो ये रावजी पत्की नाम के किलेदार ने शिवाजी महाराज को यह प्रश्न पूछ लिया। शिवाजी का उत्तर था कि सिंधु नदी से कावेरी नदी के दक्षिण तट तक यह हमारी भूमि है और विदेशी लोगों को यहाँ से बाहर करना है, सभी तीर्थ स्थलों का पुनर्मंडन करना है, धर्म स्थापना करनी है, ये मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैं सारा कर रहा हूँ। ये उत्तर इस किलेदार ने अपने रिलेटिव को दिया। उसने गोवा के गवर्नर को बताया। गोवा के गवर्नर का पत्र लिस्बन के आर्काइव में आज भी है, जहां इसकी नोंद लिखी हुई है। तो शिवाजी के सामने केवल अपना राज्य स्थापन करना यह कल्पना नहीं थी। और शिवाजी ने संपूर्ण समाज के सब प्रकार के लोगों को साथ लिया। अपने परंपरा से जब मैं गुजरात में था, वहां पर उत्तर गुजरात में गया था, तो बाजार में हम ऐसे बैठे थे कार्यकर्ताओं के साथ, तो वो बता रहे थे कि आने वाले हर व्यक्ति के सिर पर कोई ना कोई पगड़ी होती थी। पगड़ी के इतने प्रकार थे, तो मेरा पहली बार ध्यान गया, और पगड़ी बांधने के प्रकार से वो किस जाति का है वो उस व्यक्ति के ध्यान में आता था, वो मुझे बताता था। तो ऐसे इसलिए कहते हैं कि 18 पगड़ जाति, यानी 18 प्रकार की अलग अलग प्रकार की पगड़ी पहनने वाले सब प्रकार की जातियां, सब प्रकार के लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया। केवल क्षेत्रीय युद्ध करते थे ऐसी पहले कल्पना थी, उन्होंने सबको शस्त्र विद्या सिखाई, सबको अपने सेना में साथ लिया और स्वराज्य के लिए। यानी जो जब आगरा की कैद में उनके साथ उनके सेवा में जो मदारी मेहतर थे, बाजी प्रभु के समय शिवा नावी नाम का व्यक्ति उनका वेश पहनकर वहां पर साथ बैठा था, ताकि सिद्धि जौहर को चकमा देने के लिए। यानी हर प्रकार के लोग उनके साथ थे। ऐसे सबको साथ लिया हुआ एक अपने अष्टप्रधान मंडल नाम की व्यवस्था पहले होती थी। तो शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की रचना फिर से की, स्थापना की, और न्याय व्यवस्था, विपणन व्यवस्था, व्यापार है, सैन्य है, खेती है, पानी आदि की व्यवस्थाएं हैं,
बाकी क्षेम कुशल है, एक गुप्तचर व्यवस्था है। ऐसे 8 विभागों में सारा प्रशासन बांटकर उनके हेड्स तय किए हुए, ये सब साथ मिलकर एक विदेश विभाग का भी था, उसके उन्होंने भारतीय परंपरा के नाम भी तय किए और ऐसे एक अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। वे एक श्रेष्ठ रणनीतिज्ञ थे। अफजल खान के वध के समय ऐसे अनेक है, लेकिन अफजल खान जितना इतना मातबर बलाढ्य इतनी बड़ी सेना लेकर आया हुआ, शिवाजी को जिंदा या मरा पकड़ कर ले जाऊंगा, ऐसा ऐसी ऐसी गर्भोक्ति करने वाला, उसको शिवाजी ने ध्यान में आया कि भी मेरे पास सेना कम है, मेरे पास ताकत कम है, तो जावली के जंगल में उसको बुलाकर, मैं डर गया हूँ, मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है, आप मुझे माफ करो, मुझे लेकर जाओ, ऐसा एक कूटनीति का वातावरण करते हुए अफजल खान की सारी सेना को जंगल के अंदर लेकर आए। और शिवाजी को जब उनका दोनों का मिलना था प्रतापगढ़ पर, तो पहले 100 लोग आएंगे, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो 10 लोग आएंगे और बहुत डर लग रहा है, एक एक अंगरक्षक केवल आएगा। साथ साथ शिवाजी ने ऐसी व्यवस्था की थी, यहाँ जो दोनों का जिस शामियाना में मिलना होने वाला था, वहां थोड़ी भी हलचल होती है तो वहां से एक सिंग फूंकने का आवाज आएगा, उसके बाद वहां पर किले पर के तोप दागी जाएगी। तोप का आवाज सुनकर जंगल में सारी शिवाजी की सेना छुप कर बैठी थी। उन्होंने एक साथ हमला करते हुए, यहाँ कुछ भी हो, यानी शिवाजी जीवित रहे या नहीं रहे, परंतु यहाँ से कोई भी व्यक्ति आदिल शाह के दरबार में क्या हुआ यह कहने के लिए वापिस नहीं जाना चाहिए। और अफजल खान की सेना के लोगों को जंगल के रास्ते पता नहीं थे, भागना भी तो कहाँ भागना पता नहीं था। और शिवाजी की सेना को हर छोटे छोटे जो रास्ते थे, चोर रास्ते थे, उनकी जानकारी थी। ऐसा स्ट्रेटेजिकली अत्यंत अच्छे स्थान पर लाकर जिस प्रकार से शिवाजी ने जीत हासिल की, ऐसे अनेक प्रसंग है। तो इस प्रकार से एक वो श्रेष्ठ रणनीति थे, सारे समाज को साथ लेकर एक जागृति, उन्होंने इतनी समाज में जागृति निर्माण की कि शिवाजी की मृत्यु के बाद थोड़े समय के बाद संभाजी की मृत्यु हुई, राजा राम महाराज दक्षिण में चले गए, वहां पर कैद हुए, तो राज्य नहीं था, राजा नहीं था, सेना प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन समाज ने, और बाद में औरंगजेब पूर्ण दक्कन को काबिज करने के लिए महाराष्ट्र में आए, तो 27 साल तक वे संघर्ष करते रहे। जनता ने अपने कूद फावड़ा इसको लेकर ही इतना जबरदस्त संघर्ष किया कि औरंगजेब की कब्र संभाजीनगर के पास वहां पर खुदी हुई हमको मिलती है। इतनी बड़ी सामाजिक जागृति उन्होंने की थी। सुशासन उनका बहुत अच्छा था शिवाजी का, यानी संपूर्ण सर्वांग परिपूर्ण इस प्रकार का यह व्यक्तित्व था, शासक था। तब तो ये समाजवाद साम्यवाद वगैरह के नाम तक नहीं थे, परंतु उन्होंने ये वतनदारी नष्ट को समाप्त किया। कोई वतनदार नहीं रहेंगे, जो किसान है उसकी जमीन रहेगी, राजा की भी नहीं रहेगी, हम उसके ट्रस्टी है, हम उसके विश्वस्त है, मालिक वही है, यह भाव जगाया। और जागीरदारों की निजी सेनाएं होती थी और वो सेना अपने जागीरदार के आदेश पर जागीरदार के लिए लड़ती थी। तो ये जागीरदारी भी उन्होंने सेना की समाप्त कर दी और केंद्रीय व्यवस्था में सभी सैनिकों को वेतन देने की व्यवस्था की। स्वराज्य के केंद्रीय प्रशासन से उनको वेतन मिलता था। शिवाजी की सेना वो त्वरा यानी क्विकनेस एंड स्पीड दोनों का खास महत्व था, क्योंकि संख्या कम थी, इनके पास ताकत कम थी, इसलिए घोड़ों का उपयोग खूब करते थे। तो अरबस्तान के घोड़े बहुत तेज होते हैं, क्विक होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो अरबस्तान से घोड़े लाकर यहाँ पर उन घोड़ों की नस्ल तैयार करने का उन्होंने प्रकार शुरू किया। हर बार बाहर से वस्तुएं नहीं मांगते थे, केवल इंपोर्ट ओरिएंटेड उनका काम नहीं था, तो बाहर से लाया, यहाँ पर तैयार किया। और उनके सभी घोड़ों की मालिकी, किसी भी सैनिक के पास घोड़ा होगा, लेकिन घोड़े की मालिकी ये राजा की होती थी, मतलब केंद्रीय होती थी। इस प्रकार की विशेषता उन्होंने की। और टैक्सेशन की भी उन्होंने एक द्विस्तरीय प्रणाली की थी। तो किसान कैसे है, उसकी फसल क्या है, कभी नापी की हुई है, बारिश ठीक नहीं हुई है, बाढ़ आई वगैरह, उसका योग्य असेसमेंट करने के बाद स्थानिक एक कमिटी तय करेगी उससे से कितना टैक्स लेना है, ताकि कोई भी टैक्स उनको तकलीफदायक त्रासदायक नहीं होगा, इसका ध्यान रखा।
जगह जगह उन्होंने तालाब बनाए, जलकूप खोदे गए, जंगल बढ़ाए, धर्मशालाएं खड़ी की, मंदिर बनवाए, रास्ते बनवाए। इतना ही नहीं, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन सामाजिक, उस समय जबरदस्ती हिंदुओं को तलवार के बल पर मुसलमान बनाने का प्रकार खूब चल रहा था। तो शिवाजी के दो प्रमुख साथीदार नेताजी पालकर और बजाजी निंबालकर, ये भी किसी कारण से मजबूरी में मुसलमान बन गए थे। तो एक ही तरफा रास्ता था, एक बार हो गया तो हो गया, फिर वापस आ नहीं सकता था। तो शिवाजी ने उन दोनों को वापस लाया, जबरदस्ती हुए हैं, ये मजबूरी में हुए हैं, उनको वापस लाया। तो परावर्तन की विधि नहीं थी, तो विधि निर्माण की, और विधिवत परावर्तन करने के पश्चात उनको समाज में प्रतिष्ठा मिले, यह भी आवश्यक है। तो उन्हें एक के घर में उनके परावर्तन के बाद उनके एक लड़के को अपने भोसले कुल की लड़की दी, ब्याही, और निंबालकर के यहाँ उनके परिवार के लड़के को अपने घर में लेकर आए शादी करके, ताकि समाज में प्रतिष्ठा निर्माण हो। उस समय यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई थी। तो प्रिंटिंग का मशीन एक भारत में लेकर आए, उसका अध्ययन किया, अपने यहाँ पर मशीन तैयार की और प्रिंटिंग की शुरुआत करने का प्रयास किया। तो मुद्रण कला की नई शुरुआत शिवाजी के कालखंड में हुई थी। विदेशी लोग आते थे, विशेषतः ये यूरोपियन, उनके पास तोपें होती थी बड़ी बड़ी, तो तोपों का अध्ययन किया और अपने यहाँ तोपें निर्माण करने का उन्होंने प्रयास किया। नए नए शस्त्र, तलवार जैसे भी तैयार करने का प्रयत्न किया। उनका अत्यंत सुंदर गुप्तचर तंत्र था, सारी जानकारी इतनी पक्की उनको मिलती थी, जिसके आधार पर ये अपनी सारी स्ट्रेटेजीज तैयार करते थे। पहले तो सारे आक्रमण भारत के ये भूमि मार्ग से, वायव्य सरहद प्रांत से होते थे, सिंधु नदी के पार से होते थे। परंतु अंग्रेजों के साथ फ्रेंच, डच वगैरह लोग ये जहाज से, पानी के मार्ग से आना शुरू हुआ, तो सागरी सीमा का महत्व उनके ध्यान में आया। तो उन्होंने नौसेना बनाई, जहाज बनाने के कारखाने यहाँ पर शुरू किए। राज्य व्यवहार कोश में उन्होंने कई, एक प्रचलन में उर्दू फारसी शब्द अपने यहाँ आ गए थे जो वास्तव में नहीं है, तो अपने राज्य व्यवहार कोश में उन्होंने अपनी भाषाओं के, संस्कृत प्रचुर ऐसी भाषाओं का नया शब्दकोश तैयार किया। यानी हर प्रकार से पूर्ण एक स्व का प्रगटीकरण उनके राज्य में सतत होता था। उनका शासन अत्यंत लोकाभिमुख था, न्याय प्रवण था। रांझा के पाटिल ने एक महिला से जब बदसलूकी की, उसको बुलाकर उसके हाथ पैर काट डाले, ताकि लोगों को दहशत पड़े, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। एक हिरकणी नाम की एक ग्वालन थी, तो रात शाम को जब किले के दरवाजे नियम के अनुसार बंद हो गए, वो दूध देने आई थी, उसका छोटा बच्चा घर पर था, उसको अपने बेटे के पास जाना था, उसको दूध पिलाने के लिए, सारे मार्ग बंद हो गए थे। तो ऐसे मार्ग से वो कूद कर चली गई। तो शिवाजी ने उसको दंडित नहीं किया, उसको पूछकर उसके बहादुरी का, उसके वात्सल्य की तीव्रता का सम्मान किया, और वो मार्ग ढूंढकर उसको अधिक दुर्गम बनाने का प्रयत्न किया। ऐसी किलाओं पर सारे मुख्य मार्ग बंद होने के बाद जो दुर्गम मार्ग है, इसमें से कौन आ सकता है ऊपर, ऐसी स्पर्धा करते थे। जो युवक ऐसे दुर्गम मार्ग से किले पर पहुंच सकते थे, उनमें से सभी मार्गों को पूर्ण बंद करते हुए एक दुर्गम मार्ग, केवल जो दुर्गमतम है, उसको रखकर उसकी सुरक्षा की खास व्यवस्था करते थे। कल्याण के सूबेदार की बहू अत्यंत सुंदर थी, तो सुंदर स्त्रियों को अपने जनान खाने में भर्ती करने की परंपरा वहां थी। अनेक हिंदू स्त्रियों पर अनेक अत्याचार होते थे, परंतु कल्याण के सूबेदार की बहू को भी जब उनके सरदार ने लूट के साथ लेकर आए, तब शिवाजी ने उस अपने सरदार को डांटा और कहा कि माँ का ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए। तो स्त्री की तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उस वातावरण में एक नया मानदंड उन्होंने मुख्यतः खड़ा किया, इसको भी समझने की आवश्यकता है। ऐसा शिवाजी का राज्याभिषेक होना, उन्होंने नाम दिया था हिंदवी स्वराज्य, इसको भी समझने की आवश्यकता है। हिंदवी शब्द, ये हिंदू शब्द का पर्याय है। हिंदू यह धर्म नहीं, मतलब रिलीजन नहीं है। हिंदू ये संपूर्ण भारत के लोगों की, विविध जाति, विविध भाषा बोलने वाले, विविध देवी देवताओं की उपासना करने वाले सब लोगों की एक साझी कॉमन पहचान है।
आज भी है, क्योंकि हिंदुत्व का आधार एक अध्यात्म आधारित जीवन का चिंतन है। स्पिरिचुअलिटी बेस्ड व्यू ऑफ लाइफ ये भारत की ही विशेषता है। इसके कारण भारत का जीवन के तरफ देखने का दृष्टिकोण है, व्यू ऑफ लाइफ है, वह इंटीग्रल है, वह होलिस्टिक है। धर्मार्थ काम मोक्ष की बात करने वाला अर्थ और काम का निषेध नहीं, परंतु उसका पूर्ण संपादन करते हुए, धर्म संबद्ध मार्ग से संपादन करते हुए अपने लिए कम से कम उपभोग करना और उर्वरित काम और अर्थ को समाज के हित में लगाना, इसी को हमारे धर्म कहा गया है। और मोक्ष यानी हर व्यक्ति में जो ईश्वर का अंश है, वह उसका मैनिफेस्टेशन सारे चराचर में उसी चैतन्य का हुआ है। ईशावास्यम इदं सर्वम, मैं, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा जिला, मेरा राज्य, मेरा देश, संपूर्ण मानव समाज, मानव प्राणी सृष्टि चराचर, ये सारे में एक ही चैतन्य है। और ये क्रमशः विकसित होने वाले कॉन्शियसनेस के भिन्न भिन्न सर्कल्स है, ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है, ये स्पाइरल जैसा है। एक दे आर वेल कनेक्टेड, इसलिए परस्पर स्पर्धा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये परस्पर पूरक है। इस प्रकार का एक सर्वांगीण एकात्म चिंतन, उसके आधार पर एक श्रेष्ठ समाज का जीवन यहाँ पर खड़ा हुआ था। इसका आधार यह हिंदुत्व है। इसलिए हिंदुत्व, हिंदू होना, हिंदवी, यही समाज की पहचान है, इस समाज का विशेषण है। यह हिंदुत्व केवल पहनने की चीज नहीं है, तो अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, राष्ट्रीय जीवन में यह चिंतन, यह अभिव्यक्त हो, ऐसा समाज खड़ा करना इस पहचान के साथ। और उन्होंने स्वराज की बात की, केवल राज्य की बात नहीं की। यह स्वराज्य का स्व बहुत महत्व का है। 19 अप्रैल को अपने पूजनीय सरसंघाचार्य जी का जो स्वयंसेवकों के लिए उद्बोधन हुआ, उसमें भी उन्होंने इस स्व की पहचान की बात की है। इस स्व की, आज के संदर्भ में भी इस स्व की पहचान को ही भुला देने का इतना प्रयत्न हुआ है। अब फिर से यह स्व प्रकट हो रहा है। क्या परिस्थिति थी? हम वास्तव में जिस बात का गौरव करना चाहिए, उन बातों को हमको सांप्रदायिक, कम्युनल ऐसा लगता है। मैं केवल 2-3 उदाहरण दूंगा। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल थे। वे गुजरात के थे। हमको पता है कि सभी रियासतों ने इस भारत के साथ आने का निर्णय कर लिया था। 2 रियासतें केवल निर्णय नहीं कर रहे थे, उनके मन में कुछ अलग विचार चल रहे थे। एक जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद के निजाम। और सरदार पटेल ने अपनी कुशलता और कूटनीति का प्रयोग करते हुए उनको दोनों को अपने देश में साथ लेने का सफल प्रयत्न किया, हम सब जानते हैं। तो 1948 में जूनागढ़ के राज्य स्टेट का, संस्थान का, इस नए स्वतंत्र हुए भारत में विलीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद वहां से 2 घंटे का रास्ते पर सोमनाथ है, एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। सारे भारत के सभी लोगों की आस्था वहां पर जुड़ी हुई है। वे सोमनाथ गए, वहां उन्होंने वो खंडहर स्थिति में मंदिर को देखा, बहुत पीड़ा मन में हुई। तो स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे, उनके मन में संकल्प जगा कि सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए यहाँ पर एक चाहिए। उन्होंने वहां का समुद्र का जल हाथ में लेकर यह संकल्प लिया। गृह मंत्री संकल्प ले रहे। पंडित नेहरू के कैबिनेट के और एक मंत्री थे के मुंशी, उन्होंने इस निर्णय को आगे बढ़ाने की पहल शुरू की। यह जानकारी जब महात्मा गांधी को मिली, तब गांधी जी ने कहा कि ये विचार तो अच्छा है, परंतु सरकारी धन से न हो, समाज के धन से हो सकता है तो ठीक है। उन्होंने इस प्रकार के अमेंडमेंट्स किए। यानी सभी लोग ऐसा मानते थे कि सोमनाथ के मंदिर का निर्माण होना, यह भारत के गौरव की पुनर्स्थापना करना है। उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए आए थे। यानी सबकी सोच एक ही थी। डॉक्टर राधाकृष्णन इसी विचार के थे, जो उसके बाद में राष्ट्रपति बने। परंतु पंडित नेहरू का विचार अलग था। उन्होंने के मुंशी को खूब विरोध करते हुए कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हो, इट इज एन एक्ट ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म।
ये कहां से बात है? ये शब्द भी कहां से? ये भारत का शब्द नहीं है। तो उस पर जो ये सुनकर के मुंशी ने पंडित नेहरू को इतना सुंदर पत्र लिखा है, वो आर्काइव में उपलब्ध है, हम सब ने पढ़ना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन पेपर्स नाम का, पिलग्रिमेज टू फ्रीडम नाम का पुस्तक है, उस पुस्तक में ये सारा पत्र है। जब सरदार पटेल की मृत्यु के बाद प्राण प्रतिष्ठा करने का समय आया, तब के मुंशी ने राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा, राष्ट्रपति को, कि सरदार पटेल का स्वप्न साकार करने का समय आया, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके हाथ से इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो। लेकिन वे यह भी जानते थे कि पंडित नेहरू का विरोध है। हो सकता है राष्ट्रपति हाँ कहने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर मना करेंगे तो ये आना कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए के मुंशी के पत्र में आखिरी का वाक्य ऐसा है, इफ यू आर रियली गोइंग टू कम देन से यस, डोंट फेल अस, ऐसा लिखा है। और राष्ट्रपति का उत्तर भी सुंदर है, और वो आए भी थे। ये दो दृष्टिकोण है, यानी जो हिंदुत्व, जो वास्तव में वो कुछ किसी माइनॉरिटी शब्द भी हमारे यहाँ संविधान में उसका कोई व्याख्या नहीं की है। वास्तव में ये राजनीति की बात सारी चल रही है, मेजोरिटी व्याख्या नहीं है तो माइनॉरिटी की भी नहीं है। तो किसी के खिलाफ था ही नहीं। वहां के स्थानीय जो जो मुस्लिम लोग थे, उनको भी ये अपने ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है, कुछ अपमान हो रहा है, ऐसा ऐसा बिल्कुल लगा नहीं। लेकिन ऐसी सोच वाले लोग देश में थे। धीरे धीरे उनकी बिरादरी बढ़ती गई, उनका प्रभाव बढ़ता गया ऐसे लोगों का। तो हिंदू की बात करना यानी सांप्रदायिक, संकुचित, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, ऐसा वातावरण कहां से निर्माण आया? जो हिंदुत्व संपूर्ण विश्व को अपने परिवार के रूप में स्वीकार करने की मानसिकता रखता है, ताकत रखता है, वैचारिक अधिष्ठान है। इसलिए हिंदू की बात करते कि मुस्लिम का क्या है, ईसाई का क्या, ऐसा प्रश्न लोग बार बार पूछने लगे। कहां से प्रश्न आता है? कभी किसी ने जूस का क्या, पारसी का क्या, यह क्यों नहीं पूछा? वो तो इतने कम संख्या में थे। और एक घटना बताता हूं, ये घटना प्रातिनिधिक है। मैं जब 92 में संघ के काम से अमेरिका गया, तो मेरा एक क्लासमेट, हम सब कॉलेज में साथ में थे, वो मैथमेटिक्स में यूज्ड टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स ऑलवेज इन एवरी एग्जामिनेशन। तो बाद में उसने बॉम्बे आईआईटी से, वहां से एमटेक किया, और फिर यूएस से पीएचडी किया। तो वहां पर कैल स्टेट यूनिवर्सिटी में फुल प्रोफेसर एट वेरी यंग एज वहां पर था। तो मेरा उसका मिलना हुआ, ये 92 93 की बात है जब मिलना हुआ। तब 76 में वो उसका सारा परिवार अमेरिका जाकर जाकर सेटल हुए थे। तो 76 के बाद वो कभी भारत में आया ही नहीं था। लेकिन उसके मैथमेटिक्स में इतना अच्छा नाम है, एप्रोक्सीमेशन थियरी विषय में उसके नाम की थियरी वहां पर पढ़ाई जाती है, ऐसा उसने कहा। तो अनेक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में उसको बुलाते थे, जाता था, कभी जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जगह जगह पर। तो 1990 में ऐसी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भारत में थी। उसके लिए भारत छोड़ने के बाद पहली बार भारत आने का मौका मिल रहा था। ही वाज सो एक्साइटेड कि मुझे भारत जाने को मिल रहा है। उसने मुझे वर्णन किया कि वहां पर कॉन्टिनेंटल यानी 5 स्टार होटल में रहते थे, कॉन्टिनेंटल फूड था, सभी अंतरराष्ट्रीय लोग, जो वही लोग जहां मिलते वैसे लोग थे, टाई वाई पहनकर सूट बूट में हमेशा रहते थे। तो यानी ये कॉन्फ्रेंस अगर जर्मनी में हुई, इंग्लैंड में हुई, पेरिस में हुई, तो जो माहौल रहता था ऐसा ही माहौल मुझे यहाँ पर भी मिल रहा था। सभी लोग पूर्व परिचित थे, लेकिन मुझे मैं भारत में आया हूँ ऐसा फील नहीं आ रहा था। फिर उसने कहा, लेकिन मैं मेरा जहाँ पर मेरा निवास रखा था, जिस होटल में मेरा रूम था, उस रूम में मैं सुबह उठा तो मुझे एक मंदिर की घंटी की आवाज से मेरी नींद खुली। तो मंदिर की घंटी का आवाज सुनना, दैट गेव हिम ए स्ट्रॉन्ग फील कि वो सही में भारत में आए हैं। उसको बहुत आनंद हुआ। तो सुबह फिर वो मंदिर को उस घंटी की दिशा में चलकर जाने लगा। तो पास में एक गणेश जी का मंदिर था। जो भी 4-5 दिन वहां कॉन्फ्रेंस थी, रोज वहां पर वो मंदिर में दर्शन के लिए जाया करता था। ये भी ठीक है। सारी कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब उसका समापन हो रहा था, तो तब सब लोगों ने अपने अपने इनपुट दिए, क्या फैसिलिटी, चर्चा कैसे क्या हुआ, सारा वगैरह। जब इसका भी नंबर आया
इसने भी चर्चा में जो जो अच्छी बातें वो उसका उल्लेख किया, फैसिलिटी खूब अच्छी थी, हॉस्पिटलिटी उसका उल्लेख किया और कहा एंड स्पेशल थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर अरेंजिंग माय स्टे एट ए प्लेस नियर टेम्पल सो दैट आई कुड गो फॉर दर्शन डेली, इतना कहा। ऐसा कहने के बाद उसके बाद अनेक भारत के हिंदू ऐसे प्रोफेसर्स ने उसको घेर लिया, कहा कि अरे आपने ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ही वाज सो पजल्ड कि इस पे क्या हुआ है, क्या गलत किया मैंने, आपत्ति क्यों होनी चाहिए। तो सब लोगों ने कहा इस ऑडियंस में कोई मुस्लिम ऐसा हो सकते हैं, दे मे फील ऑफेंडेड। अब ये मुझे मंदिर में जाने का अवसर मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, ये कहने से किसी को ऑफेंडिंग की जरूरत क्या है। अब ये सारे लोग थे, विद्वान लोग थे। आप कल्पना कीजिए, मैथमेटिक्स के अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले, उसको ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे, कोई अनपढ़ गांव के लोग नहीं थे। वास्तव में जिन ईसाई मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स को ऑफेंडेड लगा होगा, ऐसा इनको लगता है, उनको तो ऑफेंडेड बिल्कुल लगता नहीं है। वे खुलकर अपने मस्जिद की, नमाज की, चर्च की बातें करते हैं, हमको उसमें कुछ आपत्ति लगती नहीं है। लेकिन हिंदू मानसिकता कैसी बन गई थी कि उल्लेख भी नहीं करना। इस स्थिति में ऐसे जो स्थिति है मुख्यतः, ये जो हमारा स्व सब खो बैठे थे, उसको स्व का प्रगटीकरण महत्व, इसलिए शिवाजी महाराज के राज्य का नाम हिंदवी स्वराज्य था। ये स्व तो प्रकट हुआ, दैट वाज नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी। वो अपने स्वत्व का असर्शन था, जो संकुचित नहीं है, जो सर्वसमावेशक है, विश्वव्यापी है। इसको समझने की आवश्यकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वदेशी समाज ऐसे में इस स्व की ही बात की है और कहा है कि हमको अगर पहले हमको तो इन विदेशियों की नकल करना छोड़कर हमको हम जो है वो हमको बनना पड़ेगा। भारत जो है, पहले भारत को भारत होना पड़ेगा, तब भारत के पास सारी शक्ति अपने आप आएगी। इतना इसका प्राचीन इतिहास है, इतनी जड़ी श्रेष्ठ इसकी धरोहर है। ये भारत को भारत बनना ये पहले आवश्यक है। झांसी की रानी के जो फिल्म अभी बनी, उस फिल्म में एक गीत है, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। इस गीत के गीतकार प्रसून जोशी श्रेष्ठ गीतकार है और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो मैंने फिल्म देखी थी, अब सारी हमारी चर्चा फोन पर हुई थी। एक बार मुझे जब उनसे मिलना हुआ, तब मैंने कहा कि मैंने कहा उनको कि आपके गीत का सुंदर गीत है, बहुत अच्छे भाव उसके हैं, उसमें मैंने एक अमेंडमेंट छोटा सा किया है। तो चौके पूछा क्या किया है, तो मैंने कहा आप जो कह रहे हैं, जो कहा आपने सीखे है कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं उसको एक बात जोड़ता हूं कि ये भारत भारत रहना चाहिए, भी बहुत महत्व की बात है। इसलिए भारत का भारत होना जिसमें है, उन बातों को प्रकट होने की आवश्यकता है। अब तक इस भारत के जो भारत है, जो दुनिया जानती है, इसको नकारने की फैशन चल पड़ी थी। इसको नकारना मतलब अपने आप को प्रोग्रेसिव, लिबरल, इंटेलेक्चुअल कहना, और भारत की बात करने वाले कम्युनल है, एंटी प्रोग्रेसिव है, डिसग्रेसफुल है, छोटे विचार के है, ऐसा एक माहौल खड़ा करने का प्रयत्न हो रहा था। ये इसको रिवर्स करते हुए अपनी बात हम गौरव से कहेंगे, क्योंकि हमारी बात छोटी है ही नहीं। छोटी होती तो भी हमारी बात का आग्रह होना चाहिए, कि हमारी बात इतनी व्यापक है, इतनी बड़ी है, इतनी शास्त्र शुद्ध है, इतने सदियों से एस्टैब्लिश्ड है, उस बात को हमको कहना चाहिए। जब ये एक विश्वास होना चाहिए, हाँ हम कर सकते हैं, हम करेंगे, और हमने किया। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के माध्यम से जब मैसेज सबको दिया था, हाँ ये हो सकता है, ये हम करेंगे, ये हमने किया है, इस्टेब्लिश किया है। और सभी उस समय के सत्ताओं के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित थे, उनकी हाजिरी में किया है, चोरी छुपे से नहीं किया है। अभी देश में भी जो एक परिवर्तन, एक नया वातावरण लोग दिख रहे हैं, उसका वर्णन कैसा है, तो पहली बार ये बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में आई, तब 16 मई को इसके रिजल्ट आए थे। 18 मई का संडे था। संडे गार्डियन के एडिटोरियल में
18 मई को 2014 की बात कर रहा हूं मैं। जो पहले 3 वाक्य बहुत महत्व के हैं, दे आर बोल्ड स्टेटमेंट्स आई विल कॉल देम। वो क्या है? वो कहते हैं कि टुडे 18 मई 2014 may go well in the history of India as Britain finally left India। 2014 की बात कर रहे हैं। Modi's victory in these elections marks the end of an era which was using the same structures and systems created by British Raj. In many ways, Congress was continuing the same legacy of British Empire। लेकिन इस अग्रलेख के ऊपर एक छोटा वाक्य है, वो ज्यादा इंसाइटफुल है। वो वाक्य ऐसा है, it should be obvious that the underlying changes in the Indian society has brought us Modi, not the other way around। तो भारतीय समाज में जो परिवर्तन होते आ रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप जो सरकार आई है, ये महत्व की बात है। ये परिवर्तन करने का कार्य 1925 से आरंभ हुआ है, पीढ़ियां बीत गई है, ऐसे परिवर्तन दिख रहा है। इसलिए जो अशक्य था वो हो सकता है, हुआ है, ऐसा एक अनुभव हो रहा है। कश्मीर का 370 स्पेशल स्टेटस जो पहले दिन से टेम्पररी ही कहा गया था, मेंशन टेम्पररी है, लेकिन वो परमानेंट सा हो गया ऐसा मानकर सारी राजनीति चल रही थी। वो हट सकता है या कभी किसी ने सोचा नहीं था, हटना चाहिए ऐसा तो मानते थे, वो हट गया है। राम मंदिर ये वास्तव में ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये इस देश के एक गौरव स्थान की पुनर्स्थापना का विषय है, क्योंकि जबरदस्ती कब्जे हुए जगह में की हुई नमाज अल्लाह को कबूल नहीं होती है। ऐसा अनेक इस्लामी स्कॉलर्स ने एफिडेविट ने लिख कर दिया है। और वहां पर मंदिर था, अगर मीर बाकी को जो बाबर का सरदार था नमाज पढ़नी थी तो खुले मैदान में पढ़ सकता था, कहीं भी मस्जिद बांध सकता था। मंदिर तोड़कर वहां बांधने का प्रयत्न करना, इट इज नाइदर रिलीजियस नॉर इस्लामिक। केवल यहाँ के लोगों की आस्था पर आघात करना था, उस आस्था को पुनर्स्थापन करना, यह इट इज नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, लेकिन हो नहीं रहा था। वो काम आरंभ हुआ है। सारे देश वास्तव में एक है, तो जीएसटी के माध्यम से एक टैक्स प्रणाली, अभी कल की घोषणा है, तो किसान कहीं पर भी देश में अपनी वो चीज बेच सकता है। एक बाजार की बात है, एक पहचान है, एक रेशन कार्ड है, ये सारा हो सकता है, ऐसा शायद इसके पहले कभी सोच नहीं सकते थे। ऐसा हो रहा है, इसलिए परिवर्तन हो रहा है। एक संघ का एक 15-20 साल पहले पुराना एक संघ गीत मुझे याद आता है। वो शब्द इतने सुंदर है, सटीक है। वो गीत कहकर मेरी बात में पूर्ण करूंगा। वो शुरुआती ऐसी है, वो कह रहा है गीत में कि करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। तो शुरुआत है, बहुत आगे बढ़ना है और सारे विश्व के मानवता के लिए आश्वासक है। जो भारत की जो नया चित्र खड़ा हो रहा है, वो दुनिया के सारी मानवता के लिए, विद ऑल द एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, सबको साथ लेकर चलने की अनुभव, फिलॉसफी, परंपरा, ये मुख्यतः भारत के रही है। इसलिए कहते हैं कि करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजयी विश्वास। इन शब्दों का अर्थ आज हम महसूस करते हैं, हर शब्द का। ये तो 15-20 साल पहले का गीत है। सदियों से विस्मृत गौरव का भारत माँ परिचय देगी, सौम्य शांत सुखदायी जननी नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, पश्चिम के असफल चिंतन का शनै शनै हो ह्रास। करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। ग्रीक मिटे यूनान मिट गए, भरत भूमि है अविनाशी। आदि अनादि अनंत राष्ट्र है, संस्कृति सुचिता अभिलाषी। भोगवाद के महल ढह रहे, हम देख रहे भोगवादी देशों की क्या हालत हो रही है। भोगवाद के महल ढह रहे, बदल रहा है इतिहास। बुझा सके हिंदुत्व सुधा ही, अब वसुधा की प्यास। करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। 17 बार क्षमा अरिदल को, ऐसी भूल न अब होगी। हमारी परराष्ट्र नीति में भी एक बड़ा परिवर्तन आया है। अब चीन और पाकिस्तान के साथ कैसे ट्रीट करना, एक अलग नया रास्ता
लोग अनुभव कर रहे हैं। कर तो 17 बालक क्षमा हरिदल को ऐसी भूलन अब होगी, कोटि कोटि बाहों वाली माँ ना अबला कहलाएगी। देश विघातक षड्यंत्रों का निश्चित निकट विनाश, ये भी लोग महसूस कर रहे हैं। एक अखंडित भारत देगा अनुपम विमल प्रकाश। आखिरी की कड़ी बहुत महत्व की है। संघ वृक्ष शाखा उपशाखा दसों दिशा में फैल रही, हिंदू राष्ट्र की विजय पताका लहर लहर ललकार रही। केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। बहुत महत्व की बात है। केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास। यह जो जागरूक जनता के केंद्र की बात की है, वो यानी वो संघ की शाखाएं हैं, साप्ताहिक मिलन है, मंडली है। तो ये जागरूक जनता की केंद्र है, जनता को जागरूक करने की भी केंद्र है। इसलिए नए नए लोगों से जुड़ना है हमको, उनको साथ लेना है। संपूर्ण समाज में संगठन नहीं तो संपूर्ण समाज को संगठित करने का जो कार्य संघ कर रहा है। तो हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के निमित्त इस माहौल में हम लोग ये उत्सव कर रहे हैं। आज देश में एक बड़ा परिवर्तन का चित्र दिख रहा है। बहुत लंबी यात्रा करनी है, इसलिए और अच्छी तैयारी के साथ, आत्मविश्वास के साथ, जिस प्रकार का आत्मविश्वास शिवाजी के राज्याभिषेक के कारण सारे देश भर के समाज में निर्माण हुआ था, उस विश्वास के साथ अपने कार्य को निष्ठापूर्वक अधिक गति से आगे बढ़ाते हुए सबको साथ लेने का प्रयास हम सब ने करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव का यही संदेश हो सकता है।